नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। हम यूपी ट्रिपल एस से प्रिलिमिनरी इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। हमने हिस्ट्री में 4 सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। हमने कल ही डिस्कस किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, और हमने कहा था कि हम हिस्ट्री के पैरेलल पॉलिटी भी स्टार्ट कर देंगे। तो आज हम पॉलिटी का पहला सेशन आपके लिए लेकर आए हैं। हम पॉलिटी में सबसे पहले देखेंगे संविधान में संवैधानिक विकास, क्योंकि हमारा जो संविधान बना है वो उसका विकास का क्रम क्या रहा है, उसके विकास का क्रम क्या रहा है, जो हमें 1950 में देखने को मिलता है संविधान बनने के बाद। तो हम इसमें 2 चीज़ें पढ़ेंगे। पहला, कंपनी का शासन 1773 से 1858, ताज का शासन 1858 से 1947 तक। हम इसमें मेन चीज़ें ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमें वो चीज़ें पढ़नी है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कंपनी के शासन से। तो कंपनी के शासन में पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या था, इस अधिनियम का जो था संवैधानिक महत्व बहुत ज़्यादा था। इसमें क्या हुआ था, इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। दूसरा क्या हुआ था, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। अब इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं भी थी, जिसे हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। इसमें क्या हुआ था, कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक चला। ताज का शासन 1858 से 1947 तक चला। 1773 का जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट था, इसका संवैधानिक महत्व बहुत ज़्यादा है। पहला क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। दूसरा था, कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। अब इसकी हम कुछ विशेषताएं देखेंगे। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं क्या हैं। इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा। इसकी पहली विशेषता तो ये थी कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, उसकी सदस्य के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। और इसके जो पहले गवर्नर जनरल थे, वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ये थे। उसके बाद क्या हुआ, इसी अधिनियम में मद्रास और बंबई के गवर्नर
मद्रास व बम्बई के, आज का जो मुंबई है उसे पहले मुंबई कहा जाता, आज का जो मुंबई है उसे बम्बई कहा जाता था। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। मतलब इनके बम्बई के गवर्नर जनरल जो हैं वो जो हैं लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के अधीन हो गए, ये अधीन हो गए। तीसरा था, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई और इसके मुख्य न्यायाधीश, इसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और जो प्रथम न्यायाधीश थे वो लॉर्ड इम्पे थे। लॉर्ड इम्पे जो थे वो प्रथम न्यायाधीश थे। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि 1730 भारत में जब हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी तो उसके पहले न्यायाधीश कौन थे, तो उसमें ऑप्शन में लॉर्ड इम्पे होंगे, 3 ऑप्शन और होंगे, तो उसमें आपको लॉर्ड इम्पे पे क्लिक करना होगा। लॉर्ड इम्पे ही जो हैं वो पहले न्यायाधीश बने थे इसके अंदर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर। इसके बाद इसमें एक और विशेषता थी, इसकी चौथी विशेषता ये थी कि इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। और इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं थी। अब इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी ये है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला गया, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे प्रथम गवर्नर जनरल थे। मद्रास और मुंबई के गवर्नर जनरल जो थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। और कलकत्ता में 1774 में हाई कोर्ट की स्थापना और एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। लॉर्ड इम्पे जो थे वो प्रथम न्यायाधीश थे, पहले न्यायाधीश थे। अब हम बात करते हैं 1781 का संशोधन अधिनियम। 1781 का संशोधन अधिनियम, हम इनमें उन्हीं अधिनियम को लेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। इसमें क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसे कहते हैं, 1781 के अधिनियम को। इसकी विशेषताएं जो थी वो, इसकी विशेषताओं में क्या था, इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी और मुक्त कर दिया। उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे, उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। दूसरा क्या था, इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया गया। इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के बाद यह मामले तय करेगा। इसी कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसे कहते हैं, तो वो है 1781 का संशोधन अधिनियम। अब हम बात करते हैं 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम, एक्ट ऑफ 1786। 1786 का अधिनियम क्या था, इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को, इसमें क्या हुआ था, 1746 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया।
नियुक्त किया गया। दूसरा क्या था, ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसे याद रखना जरूरी है। और जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया तो उसने अपनी दो शर्तें रखी थी। दो शर्तें क्या थी? पहली शर्त ये थी कि उसे विशेष मामलों में विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को न मानने का अधिकार हो, के निर्णयों को न मानने का अधिकार हो। दूसरा क्या था? उसे सेनापति का पद भी दिया जाए, उसे सेनापति का पद भी दिया जाए। उसके बाद फिर क्या हुआ? इन शर्तों को 1786 के कानूनों में प्रावधानों के रूप में जोड़ा गया। इन शर्तों को जो है 1786 के प्रावधानों के रूप में जोड़ा गया। इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने दो शर्तें रखी। पहली रखी कि उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को न मानने का अधिकार हो, उसे सेनापति का पद भी दिया जाए। इन निर्णयों को बाद में क्या किया था? कानूनों में प्रावधानों के रूप में जोड़ा गया। तो ये था 1786 का अधिनियम। अब हम बात करते हैं 1793 का चार्टर कानून, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसमें क्या हुआ था? इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया। इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को सरकार के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया जाए। इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में ही भुगतान किया जाएगा। उसके बाद 1813 का चार्टर कानून आया। इसमें क्या था? इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार अधिकार को समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चाइना के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा। इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया। इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बाशिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी। इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। कर भुगतान नहीं करने पर दंड की भी व्यवस्था की। तो यह था 1813 का चार्टर कानून। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वह 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। जो इंपॉर्टेंट है वो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इसमें क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना गया। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को लागू किया गया। इसकी विशेषता क्या थी? इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। क्या क्या किया? राजनीतिक और वाणिज्यिक, यानी कॉमर्शियल वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया। ये इसकी पहली विशेषता थी। दूसरी क्या थी? दूसरी ये थी कि इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नया निकाय गठन कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम का एक नया निकाय स्थापित कर दिया। तीसरा क्या था? तीसरा था नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक और सैन्य, सरकार व राजस्व
गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। इसके बाद क्या है, 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम। का चार्टर अधिनियम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप सुन लीजिए। इसमें क्या था, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थीं। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। पहला क्या मिला फैक्ट हमें, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, ये था पहला। दूसरा क्या था, इसने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया, यानी सिविल सेवकों के लिए, सिविल सर्विस के लिए कंपटीशन खोल दिया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 की। भारत शासन अधिनियम 1919 की। भारत शासन अधिनियम 1919 की। इसमें क्या हुआ था, 20 अगस्त 1917 को, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। क्या करना है, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 में लागू हुआ। लागू कब हुआ, 1921 में लागू किया गया। उसके बाद इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। ये क्या थे, राज्य सचिव थे, भारत के राज्य सचिव थे, और चेम्सफोर्ड जो थे वायसराय थे। आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, तो वो होगा भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची को पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया। पहला था हस्तांतरित, दूसरा था आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध
द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि यह व्यवस्था काफी हद तक असफल ही रही। द्वैध शासन किसे कहते हैं? द्वैध शासन किसे कहते हैं? द्वैध शासन किसे कहते हैं? द्वैध शासन को कहते हैं डायआर्की। द्वैध शासन को कहते हैं डायआर्की। ये एक यूनानी शब्द है। इसमें जो है 2 स्तर पर शासन किया जाता है, 2 स्तर पर शासन किया जाता है। इसके बाद क्या था, इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया इस अधिनियम के तहत। इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। अब हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की। ये तो था भारत शासन अधिनियम 1919 की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं और बातें, इसे आप किताबों में पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था, यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ और वह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। इसमें क्या था, इसमें 321 धाराएं व 10 अनुसूचियां थी। 10 अनुसूचियां थी, 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियां थी और ये एक लंबा व विस्तृत दस्तावेज था। विस्तृत दस्तावेज था। इसमें क्या हुआ था, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। इसमें क्या हुआ, द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया। द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया। उसके बाद क्या किया, इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की। परिणाम स्वरूप संघीय विषयों के स्थानांतरित और आरक्षित विषयों को विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। ये जो प्रावधान था ये कभी भी लागू नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, इसने 11 राज्यों में से 6 में से द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था का विस्तार किया। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिला। इसने मताधिकार का विस्तार किया, मताधिकार का विस्तार और 10% जनसंख्या को वोट देने का अधिकार मिला। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, आरबीआई की स्थापना इसी एक्ट में हुई। इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना हुई। 1937 में संघीय न्यायालय की
स्थापना की। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण एक्ट जिन्हें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, और इसमें जो है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही पूछी जाएगी। तो मैंने आपको केवल वही एक्ट बताया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट थे, जो कि पेपर में पूछे जा सकते थे। हमने वो इन्फॉर्मेशन दी और महत्वपूर्ण एक्ट आपको बताए। इसी के साथ हमारा पॉलिटी का ये पहला सेशन समाप्त होता है कि संविधान की यात्रा कैसे हुई थी, संविधान का विकास क्रम क्या था, हमने एक्ट जाने, भारत शासन अधिनियम जाना, कंपनी शासन जाना, ताज का शासन जाना, भारत शासन अधिनियम 1919, 1909 और 1935 के बारे में जाना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो इसी के साथ हमारा पहला सेशन पॉलिटी का समाप्त होता है। अब हम जो है अपने अगले सिलेबस पे, अपने पॉलिटी के ही अगले सेगमेंट पे आएंगे, जिसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ है भारतीय संविधान की विशेषताएं। लेकिन विशेषताओं पर जाने से पहले हम बात करेंगे संविधान सभा की मांग और संविधान सभा की समितियों के बारे में जानेंगे, क्योंकि इनसे भी फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो संविधान सभा का निर्माण और संविधान सभा की मांग, और उसके बाद हम भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे, और उसके बाद जो सिलेबस में दिया गया है डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, संसदीय प्रणाली और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, और उसके बाद जो है जिला प्रशासन, नगर पंचायत, जिला पंचायत, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अगर आपको हमारे पढ़ाने का सेशन, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और आज का सेशन अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर फॉलोवर हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको जब भी सेशन अपलोड हो आपको तुरंत वो नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ मैं पुष्पेंद्र यादव इजाज़त लेता हूँ। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।